पड़ोस में हिंदू और मुस्लिम बहू के पकवान। और बताओ क्या बनाया है तुमने आज निशा? मैंने आज बिरयानी बनाई थी। वैसे तुम बोल रही थी ना कि तुम्हारा भी मन है बिरयानी खाने का, तो मैंने उसमें मांस बाद में मिलाया, पहले तुम्हारे लिए निकाल दी। ये लो। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी की। ये लो, मैंने मटर पनीर के साथ पूरियां बनाई है, खाकर बताना कैसी है। वाह, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे घर का खाना। निशा, अरे निशा बहू कहाँ है? आ रही हूँ अम्मी जी। रानी मैं चलती हूँ, अम्मी आवाज लगा रही है। अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो फिर वो गुस्सा करेंगी। मैं भी जा रही हूँ निशा, क्योंकि मेरी सासू माँ की भी सेम ही कहानी है। निशा और रानी दोनों ऐसे ही बोलते हुए अपने अपने घर चली गईं। निशा और रानी दोनों एक दूसरे की पड़ोसन थी, लेकिन उन दोनों के ही धर्म अलग अलग थे। निशा का परिवार मुस्लिम था तो वहीं रानी हिंदू परिवार की बहू थी। निशा और रानी दोनों एक दूसरे की दोस्त बन चुकी थी और उन दोनों को एक दूसरे का खाना खाना पसंद था, लेकिन उनकी सासों को ये सब पसंद नहीं था। निशा बेटा कहाँ गई थी, और ये तेरे हाथ में क्या है? अम्मी, वो मैं ना परिंदों को खाना डालने को गई थी, उसी की प्लेट्स हैं ये। अच्छा अम्मी, मुझे कमरे का कुछ काम है तो मैं अभी आती हूँ। निशा अपनी सास से बचकर हिंदू बहू के पकवान अपने घर लेकर आई और अपने कमरे में जाकर जल्दी से उसने वो खाना खा लिया। कुछ भी कहो, इस खाने का स्वाद मुझे अलग ही लगता है। कितनी स्वादिष्ट पूरी और सब्जी है, खाकर मजा ही आ गया। खाने के बाद जल्दी से मुझे इन बर्तनों को साफ करके छिपाना पड़ेगा। अगर अम्मी ने देख लिया तो फिर से घर में कलेश हो जाएगा। निशा ने इसी तरह बड़ी ही सावधानी से और चौकन्नी रहकर काम किया। उसने जल्दी से खाना खत्म करके रानी की प्लेटों को धो दिया और फिर उन्हें छिपा दिया। वहीं दूसरी तरफ मजा आ गया, बहुत ही टेस्टी बिरयानी थी। अब जल्दी से जाकर बर्तन धो लेती हूँ, नहीं तो माँ जी बाहर से आकर गुस्सा करेंगी। रानी ऐसे बोलकर अपने बेड पर ही निशा के प्लेट्स को छोड़कर बर्तन धोने आ गई। कुछ देर बाद निशा की सास शालिनी घर आ गई, जहां उसने बेड पर निशा के प्लेट रखे हुए देख लिए। बहू ये प्लेट कहाँ की है? माँ जी, ये निशा के घर की प्लेट्स हैं। अरे नहीं, ये मैंने क्या बोल दिया। निशा के घर की है? इसका मतलब तूने फिर से उससे किसी खाने की चीज की अदला बदली की। अरे नहीं माँ जी, वो बस कुछ भी नहीं सुनूंगी अब मैं। बहू, तुझे कितनी बार मैंने कहा है कि उस मुस्लिम लड़की से मत बोला कर। माना कि वो लोग हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन है तो वो हमसे अलग ही धर्म के ना। और मुसलमान के यहाँ का खाना तू कैसे खा सकती है? आज के बाद अगर मैंने तुझे उस लड़की के साथ देखा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शालिनी ने ऐसे ही रानी को खूब डांटा। शालिनी रानी के निशा से बोलने के खिलाफ रहती थी, लेकिन रानी और निशा में दोस्ती सी हो गई थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन, रानी तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? हाँ निशा, मैं जाना तो चाहती हूँ तुम्हारे साथ बाजार, लेकिन अगर माँ जी ने मुझे तुम्हारे साथ बाहर देख लिया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगी। वो तो है। अरे हाँ, एक आइडिया, तुम मेरे साथ बाजार अबाया पहन के चलना, उससे तुम्हारी सासू माँ तुम्हें नहीं पहचान पाएंगी। ठीक है, ऐसा करना शायद सही रहेगा। लाओ तो मुझे तुम अपना बुरखा लाकर दे दो, मैं तुम्हारी छत से ही नीचे चलूंगी। निशा और रानी को एक साथ बाजार जाना था, जिसकी वजह से निशा ने रानी को अपना अबाया पहनने को दिया और वो दोनों बाजार निकल गईं। रानी और निशा अभी बाजार में शॉपिंग ही कर रही थी कि तभी रानी की सास ने उसे वहां बाजार में देख लिया। अरे शालिनी जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बुरके वाली आपकी ही बहू है ना? हे भगवान, कैसी बातें कर रही है। बुरके वाली भला मेरी बहू कैसे हो सकती है? अरे देखो, वही है। उस औरत के बार बार बोलने पर शालिनी ने पलटकर देखा। जब उसने पीछे देखा तो उसकी आंखें फट गईं, क्योंकि बुरके में कोई और नहीं, उसी की बहू रानी थी। हे भगवान, ये यहाँ ऐसे क्या कर रही है? लो कर लो बात, तुम्हारी बहू ने तो अपना धर्म ही भ्रष्ट कर डाला, बुर्का पहनकर बाहर निकल गई। शालिनी जी, अपनी बहू को कोई संस्कार सिखाए भी हैं या नहीं? वो औरत ऐसे ही शालिनी को अलपल बकने लगी, लेकिन शालिनी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि अपनी बहू को बुरके में देखकर वो भी बहुत ज्यादा हैरत में थी। उस वक्त शालिनी ने किसी तरह खुद के गुस्से को काबू किया और जब कुछ देर बाद रानी घर पहुंची तब उसके घर में कलेश का माहौल बना। बहू, बाजार में ऐसे बुर्का पहनकर क्या कर रही थी? तुझे मैंने कितनी बार मना किया है कि उस मुस्लिम लड़की से मत बोला कर, फिर तू क्यों उससे बातें करती है?
माँ जी आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस ऐसे ही उसके साथ बुर्का पहनकर निकली थी। हे भगवान, मैं कैसे तुझे समझाऊं, तूने तो मेरी जिंदगी ही खराब कर डाली है। जब देखो बस इस मुस्लिम लड़की के पीछे पड़ी रहती है। ऐसे ही शालिनी ने अपनी बहू रानी को खूब डांटा। बेचारी रानी शालिनी की बातों को बस चुपचाप सुनती रही, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी सास उसकी एक नहीं सुनने वाली है। ऐसे ही फिर कुछ दिन और बीत गए। आज के दिन भी दोनों बहू एक दूसरे के पकवानों की अदला बदली ही कर रही थी कि तभी रानी की सास ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और वो सीढ़ियों से ऊपर आने लगी। बहू, मुझे ये किस तरह की आवाज आ रही है? जरूर तो फिर से उस मुस्लिम लड़की से बोल रही है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। हे भगवान, लगता है माँ जी का सीढ़ियों से पांव फिसल गया। क्या? चलो जल्दी चलो। शालिनी सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसको काफी चोट आ गई थी। लेकिन ऐसे में रानी की शालिनी को उठाने में निशा ने मदद की। नहीं रानी, ऐसे मत उठाओ, ऐसे तो इनकी कमर पर और भी ज्यादा जोर पड़ेगा। इनकी बगल में हाथ डालकर इन्हें उठाओ, तब तक मैं ऑटो को रोकती हूँ। निशा ऐसे ही चिंता करती हुई बाहर आई। शालिनी निशा को अपनी इतनी चिंता करता हुआ देखकर हैरान हो गई थी। कुछ ही देर में निशा ने ऑटो रोक लिया और उसकी मदद से वो शालिनी को रानी के साथ हॉस्पिटल लेकर गई। देखिए, आपकी माँ जी के पाँव में मोच आ गया है। मैंने प्लास्टर कर दिया है। इन्हें 1 महीने बेड रेस्ट पर ही रखना। जी डॉक्टर, मेरी सासू माँ 1 महीने में सही तो हो जाएंगी ना? जी हाँ, ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इन्हें ले लीजिएगा। डॉक्टर ने रानी के हाथ में दवाइयों का पर्चा पकड़ा दिया, जिसको लेने के बाद रानी बोली, निशा तुम माँ जी का ख्याल रखना, मैं बस दवाई लेकर आ रही हूँ। ठीक है। रानी ऐसे बोलकर निशा के पास से बाहर आ गई। वहीं दूसरी तरफ निशा की सास उसे ढूंढने निकली हुई थी। अरे ये कमबख्त कहाँ चली गई है बिना बताए? थक गई मैं तो इसे ढूंढ ढूंढ कर। हसीना निशा को बाहर ढूंढती ही फिर रही थी कि तभी उसका सड़क से ध्यान हट गया। उसी वक्त सड़क पर एक बाइक आ गई, जिससे उसकी टक्कर हो गई। हाय अल्लाह, या अल्लाह, मर गई मैं तो। ये आवाज तो मुझे हसीना चाची जैसी लग रही है, कहीं ये वही तो नहीं? रानी ऐसे बोलकर भीड़ में को घुस गई, जहां उसने देखा कि हसीना को चोट लगी हुई है। हे भगवान, हसीना चाची! रानी ने जल्दी से भीड़ को पीछे किया और उसके बाद वो हसीना को भी अस्पताल लेकर गई। रानी को खुद की इस तरह कदर परवाह करता देख हसीना को भी हैरानी हुई। हसीना ने उसकी उसी अस्पताल में मरहम पट्टी करवाई, जिसमें उसकी सास शालिनी थी। और फिर कुछ देर बाद, बहन माफ कर देना, आज तक बड़ा कड़वा सा रिश्ता रहा हमारे बीच, लेकिन आज हमारी बहुओं ने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। मुझे भी माफ कर देना बहन, मैंने भी यही जाना है। अगर आज रानी मेरी मदद न करती तो मैं सड़क पर ऐसे ही तड़पती रहती। आज से हिंदू मुस्लिम की दीवार को बीच में नहीं रखेंगे। दोनों सास के बीच सुलह हो गई। अब वो समझ गई थी कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। दोनों बहुएं अपनी अपनी सास को दवाई दिलवाकर घर ले गईं। लगभग 1 महीने बाद दोनों ही सास अब चंगी हो गई थी। और आज के दिन बहू बन गई क्या शाकाहारी बिरयानी? हाँ अम्मी, चलिए अब लेकर चलते हैं, रानी का कई बार फोन आ गया है। निशा भी ने ऐसे बोलकर एक बड़े बर्तन में बिरयानी निकाल ली और हसीना उसके साथ उसे रानी के घर देने गई। रानी ने हसीना और निशा को घर में ही बुला लिया और उसने उन्हें अपने पकवान खिलाए और इस तरह अब दोनों परिवार मिलजुल कर रहने लगे थे। देवरानी जी, आज तो आपकी पहली रसोई है, तो आज मेरी मॉडर्न देवरानी क्या बना रही है अपनी पहली रसोई में? मुझे पराठा, हलवा और चिकन बहुत पसंद है, तो मैं आज भी वही बना रही हूँ। ठीक है, बना लो, पर घर में सबको सब्जियां बहुत पसंद है। देखो टोकरी में सब्जियां रखी हुई हैं, कुछ सब्जी चिकन में भी डाल देना। भला चिकन में सब्जियां कौन डालकर खाता है? मैं नहीं डालने वाली ये गंदी सब्जी चिकन में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सब्जियों को गंदी बोलने की? ये ताजी सब्जियां हैं जो मेरे पापा ने भेजी है। इससे ताजी सब्जी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। इस गंदी सब्जी को आप ताजी सब्जी कहती है। ताजी सब्जी मॉल की होती है और मैं वही डालूंगी। इतना बोलकर पूजा बाहर जाती है और अपने पति को मॉल से सब्जियां लाने के लिए कहती है। अमित, घर में ताजी सब्जियां नहीं है और मुझे पता चला है कि घर में सबको सब्जी पसंद है, इसलिए आप मॉल से कुछ सब्जियां ले आओ। हाँ पूजा, बस अभी लाता हूँ। इस तरह पूजा अपने पति से मॉल से महंगी सब्जी मंगवा लेती है और वहीं सब्जियों को चिकन में डालती है और थोड़ी सी सब्जी अलग से बनाती है। कुछ देर बाद जब पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठता है तो सभी खाने में कमी निकाल देते हैं। बाहू, तूने कैसी सब्जी बनाई है? मजा नहीं आया खाने में।
हाँ जी, भला खाने में मजा क्यों आएगा? आखिर मेरी मॉडर्न देवरानी ने मॉल की बासी पैकेट सब्जी तो डाली है। सच में दीदी, मुझे लगा था आप गांव से हैं पर गंवार नहीं, पर अब मुझे लगता है कि आप गंवार ही हैं। आप जिसे ताजी सब्जी कह रही हैं वो ताजी नहीं, खराब सब्जियां हैं। देख रही हैं माँ जी आप, ये खेत की उगी हुई सब्जियों को खराब बोल रही है। तुम तो क्या, पूरे गांव में मेरे पापा से अच्छी सब्जी की खेती कोई नहीं करता, और हम देसी लोग हैं ना कि गंवार। तुम शहरी लोग शहर में महंगी महंगी बासी पैकेट वाली सब्जियां क्या खाने लगे, खुद को अंग्रेज समझने लगे हो। अरे सुबह सुबह लड़ना बंद भी करो, हम दोनों को भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। माँ अब जो भी है जैसा भी है खा लो ना। अमित के कहने पर अब पूरा परिवार खाना खाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हमेशा पूजा और निकिता में इसी तरह ताजी बासी सब्जियों को लेकर नोक-झोंक होती रहती है। ऐसे ही एक दिन फिर से पूजा मॉल से सब्जियां लेकर आती है और पैकेट वाली सब्जियों का खाना बनाती है, पर उस दिन भी कोई पेट भर खाना नहीं खाता, जिस वजह से अर्चना घर में मॉल की महंगी सब्जियां लाने से मना कर देती है। बहू, तुम्हारे शहर में मॉल की अच्छी सब्जियां होती होंगी, पर गांव के मॉल में ताजी सब्जियां नहीं मिलती, इसलिए अब से इस घर में मॉल की सब्जियां नहीं आएंगी। भले ही तुम बाजार से लाओ सब्जियां या ठेले वाले से लो। सुन लिया मेरी मॉडर्न देवरानी जी, घर में अब ये मॉल की पैकेट वाली सड़ी गली सब्जियां नहीं आने वाली हैं। इतना बोलकर निकिता वहां से चली जाती है और ये देख पूजा को बहुत गुस्सा आता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन मोहल्ले में सब्जी वाला आता है, जहां दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सब्जियां ले रही होती हैं। ये लो भैया, 1 किलो टमाटर कर दो। क्या पूजा, तुम्हें तो सब्जियां भी छांटनी नहीं आती? सड़े गले टमाटर डाल दिए तौलने के लिए। अगर तुम मेरे पापा की दी हुई सब्जियां बनाती तो तुम्हें भी अच्छी और बुरी सब्जियों के बीच का फर्क पता चल जाता। आपको क्या लगता है कि आप गांव की हो तो आपको सब्जियों के बारे में पता है? अरे मैं भी शहर की हूँ और पढ़ी लिखी हूँ, आपसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ ताजा और बासी सब्जियों के बीच का फर्क। और मैं चाहूँ ना तो आपके पापा से अच्छी खेती कर सकती हूँ। माना कि तुम पढ़ी लिखी शहर की हो, पर तुम मेरे पापा से अच्छी सब्जी की खेती नहीं कर सकती। अरे मेरे पापा को तो छोड़ो, तुम तो मुझसे अच्छी सब्जियों की खेती नहीं कर सकती। ऐसी बात है तो ठीक है, अब मैं आपको अपने ही घर में सब्जियों की खेती करके दिखाऊंगी और देखना मेरी सब्जियां आपकी सब्जियों से अच्छी होंगी। इतना बोलकर दोनों बहुएं सब्जी ठेले पर छोड़कर अंदर घर में चली जाती हैं। दोनों बहुओं के बीच की लड़ाई को देखकर पूरा परिवार परेशान हो जाता है। अब वो दोनों खाना बनाने के समय बाहर मार्केट चली जाती हैं और वहां से खाद, मिट्टी और बीज लेकर आती हैं, और उन दोनों की गैर मौजूदगी में बेचारी अर्चना खुद खाना बनाती है। आ गई तुम दोनों, जब खाना बन गया? हाँ माँ जी, और माफ करना, मैं मार्केट गई थी मिट्टी, खाद और गमले लेने के लिए। अब मैं दीदी को दिखाऊंगी कि शहर की मॉडर्न बहू कैसे छत पर ताजी सब्जियों की खेती करती है। मैं भी कहीं नहीं जा रही, यहीं हूँ, सब देखेंगे कौन ताजी सब्जियों की खेती करता है। इतना बोलकर दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं और अगली सुबह होते ही निकिता घर के बाहर तो वहीं पूजा छत पर जाकर सब्जियों की खेती करने की तैयारी करने लगती है और नीचे घर में सब परेशान हो जाते हैं। माँ, तुम्हारी दोनों बहुएं कहाँ गईं? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मेरा ऑफिस की फाइल नहीं मिल रही है, कब से निकिता को आवाज दे रहा हूँ। माँ, खाना करिश्मा देख लेगी, आप जरा मेरे कमरे में जाकर फाइल देख लो ना। शिव के कहने पर अर्चना कमरे में जाकर अपने बेटे के ऑफिस की फाइल को देखती है तो वहीं बेचारी करिश्मा खाना बनाने लगती है, जिस वजह से वो कॉलेज के लिए लेट हो जाती है और कॉलेज की छुट्टी कर लेती है। तो वहीं दोनों देवरानी जेठानी ऊपर नीचे सब्जियों की खेती करने में लगी होती है। मैं अच्छे से मिट्टी पूरे छत पर फैला चुकी हूँ और उनकी बाउंड्री भी कर दी, बस अब उसमें खाद और बीज डालना रहता है। ये डाला मैंने सब्जियों का बीज और थोड़ा सा पानी, अब बहुत जल्द मेरी सब्जियों के पौधे होने लगेंगे। इतना बोलकर पूजा ऊपर से और निकिता बाहर से गंदे पैर और हाथ लेकर घर में जाती है और उसी वक्त बेचारी अर्चना पूरे घर की सफाई करके बैठी होती है और उन दोनों की वजह से फिर से पूरा घर गंदा हो जाता है। भाभी, ये आप दोनों ने क्या किया? आप दोनों की खेती की वजह से आज मेरे कॉलेज की छुट्टी हो गई और माँ ने भी अभी अभी घर की सफाई करी थी और आप गंदे पैर लेकर घर में आ गई। माफ करना करिश्मा, पूरा दिन लग गया सब्जियों के पौधे लगाने में, पर मैं ये साफ कर दूंगी। इतना बोलकर निकिता और पूजा अपने कमरे में चली जाती हैं और नहाकर खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं, जिसके बाद बेचारी करिश्मा खुद ही घर की फिर से सफाई करती है। समय यूं ही बीतता है और खाना बनाने वाले वक्त दोनों देवरानी जेठानी कभी अपने पौधों को पानी देने के लिए चली जाती तो कभी खाद देने लगती हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें खाद की कितनी जरूरत है, बस अब तुम जल्दी से ताजी ताजी सब्जियां दे देना। समय समय पर पानी देने से फसल अच्छी होती है। जब मेरी हरी भरी सब्जियां होंगी तब पता चलेगा मेरी उस गंवार जेठानी को कि शहर की मॉडर्न बहू खेती करनी जानती है।
दोनों बहुएं घर के काम के समय अपनी खेती करने में लग जाती हैं। जहां अब निकिता की खेती में सब्जियां उगने लगी थीं, वहीं मॉडर्न बहू पूजा की सब्जियों के पौधे सड़ रहे थे। इसलिए अब दोनों ही अपनी सब्जियों पर देने के लिए नाश्ते, लंच, डिनर के वक्त सब्जियों में कभी खाद डालने जाती तो कभी पानी, और उसके बाद कहीं जाकर वो एक वक्त काम करती, जिस वजह से पूरे परिवार को परेशानी होती। कभी अमित और शिव ऑफिस में लेट पहुंचते तो कभी बेचारी करिश्मा की कॉलेज की छुट्टी हो जाती और अर्चना इस उम्र में पूरा घर संभालती। ऐसे ही एक दिन, माँ मैं पिछले कई दिनों से कॉलेज नहीं गई हूँ, आज मुझे कॉलेज जाने दो, मैं जाकर कपड़े सुखाने के लिए छत पर रख दूंगी। कोई बात नहीं करिश्मा, तू कॉलेज चली जा, इन दोनों की वजह से पूरा परिवार परेशान है, मैं खुद काम कर लूंगी। इतना बोलकर अर्चना कपड़ों से भरी बाल्टी लेकर छत पर जाती है, जहां पूजा सब्जियों के पौधे में उसे सही करने के लिए केमिकल मिला रही थी और उसने छत को पूरा गीला और गंदा कर रखा था। ऐसे में ही उसकी सासू माँ कपड़े तार पर सुखाकर नीचे जाने लगती है, पर फर्श गीला होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। माँ जी आप ठीक तो हैं? करिश्मा दीदी, अमित जी जल्दी आइए, देखिए माँ जी सीढ़ियों से गिर गई हैं। अब पूरा परिवार जमा हो जाता है और सब अर्चना को लिविंग हॉल में बिठाते हैं और दोनों बेटे डॉक्टर को बुलाने जाते हैं। बाकी सब वहीं थे। तभी घर के बाहर से पड़ोसन निकिता को आवाज लगाती है और निकिता जब घर के बाहर जाती है तो वो देखती है कि बच्चों ने उसकी सारी हरी सब्जियां तोड़ ली हैं और गाय उसके सारे पौधे खा रही है। अरे भागो यहाँ से, ये शैतान बच्चे और गाय ने तो मेरी पूरी सब्जियों की खेती ही बर्बाद कर दी, अब मैं क्या करूं? निकिता बहू, अगर तुम बाहर सबसे उगा रही हो तो कम से कम सब्जियों के आसपास सुरक्षा करने के लिए कुछ बांध तो देती, तेरी सारी मेहनत खराब हो गई। अपनी बर्बाद फसल देखकर कीचड़ वाले पैर लेकर उदास निकिता घर में जाती है, जहां सोफे पर लेटी अर्चना को अपना गंदा घर देख अपनी दोनों बहुओं पर नाराज होती है। तुम दोनों को कोई मतलब नहीं था कि सब्जी मॉल की ताजी होती है खेत की, तुम दोनों को बस खुद को सही साबित करना था, वो भी ये ध्यान में रखकर कि ससुराल भी संभालना, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। मॉडर्न बहू ने खेती खराब कर दी और गंवार बहू ने जो सब्जियों की खेती उगाई थी उन्हें बर्बाद कर दिया। ऐसे ही खेत में सब्जियां नहीं उगाई जाती, इंसान खेत और घर की जिम्मेदारियों दोनों को संभालता है, पर तुमने खेती करने के चक्कर में घर की जिम्मेदारी से ही मुंह मोड़ लिया और अब भी जब मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ तो मेरा पूरा घर गंदा कर रखा है तुम दोनों ने। देखो मुझे कोई मतलब नहीं कौन सी ताजी सब्जी और कौन सी नहीं, इसलिए अब घर में वही सब्जियां आएंगी जो आती थीं। उस दिन के बाद अर्चना अपनी दोनों बहुओं को खेती करने से मना कर देती है, जिसके बाद घर में वो दोनों बहुएं वही सब्जियां बनाती हैं जो घर में आती हैं।